1707 की सर्दियों का वक्त था। महाराष्ट्र के खुलदाबाद शहर में सफ़ेद कफन में लिपटी एक लाश चंद मुगल अमीरों व सिपाहियों के साथ हजरत ख्वाजा सुल्तान बुरहानुद्दीन औलिया की दरगाह की तरफ बढ़ रही थी। यह जनाजा उस शख्स का था जिसने इंसानी तवारीख में पहली बार हिंदुस्तान का ज़्यादातर हिस्सा एक हुकूमत के साए तले समेट कर रख दिया था। जनाजे की रस्म तकरीबन बहुत मुख्तसर सी थी और कब्र भी एक गुमनाम सी बनाई गई थी। ये जनाजा उस वक्त के सबसे मालदार शख्स का था, जिसे आज दुनिया औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती है। 1707 में जब 80 बरस के औरंगजेब ने मुड़कर अपनी जिंदगी को देखा तो उन्हें बस हार ही दिखाई दी। मौत की सेज पर लेटे औरंगजेब ने अपने बेटों को सैकड़ों चुपते खत लिखे। इन खतों में उन डरों की आवाज़ें हैं जो उनके भीतर सबसे गहरे बैठे थे। आवाज़ इस डर की कि खुदा उनके गुनाहों के लिए उन्हें सजा देगा। अपने सबसे छोटे बेटे कामबख्श से उन्होंने अपनी ये बेचैनी बयां करते हुए लिखा था कि उनके बाद उनके अफसरान और उनकी फ़ौज के साथ बदसलूकी की जाएगी। अपने तीसरे बेटे आज़म शाह के सामने उन्होंने अपने गहरे शक व शुबहात को कबूल करते हुए लिखा था कि मैं बादशाहत और अवाम की हिफाजत में पूरी तरह नाकाबिल रहा। ये बेशकीमती ज़िंदगी यूं ही ज़ाया हुई। खुदा यहीं है पर मेरी बुझी हुई नज़रें उसका नूर नहीं देख पाती हैं। औरंगजेब ने पूरे 49 बरस 15 करोड़ लोगों पर हुकूमत की, मुगल सल्तनत की सरहदों को खूब फैलाया। इंसानी तवारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने हिंदुस्तान का ज़्यादातर हिस्सा एक हुकूमत के साए तले समेट कर रख दिया था। कानूनी संहिताओं को तशरीह और उन्हें अमल में लाने के लिए औरंगजेब ने यादगार काम किए। इंसाफ परस्ती के लिए हर तबके और हर मजहब के लोगों ने औरंगजेब आलमगीर की दाद दी है। यह बात पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि वह अपने ज़माने के सबसे मालदार शख्स थे। उन्होंने ऐसा खजाना जमा किया था जिसमें हीरे जवाहरात मोती सोना सब छलके पड़े थे। और तो और उनके खजाने में बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी शामिल था। लेकिन ये तमाम मालो असबाब, ये तमाम ऐशो आराम भी उन्हें उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इस फिक्र से निजात न दिला सके कि वो सियासी तौर पर एक नाकाबिल बादशाह साबित हुए। आज़म शाह और कामबख्श दोनों के सामने उन्होंने यह भी कबूल किया कि उनमें दीनी कमियां थीं और उन्हें यकीन था कि जल्द ही उन्हें इसका अजाब झेलना पड़ेगा। खुदा का तुस्र, इंसाफ, कड़वा न्याय, एक खुदा परस्त मुसलमान होने के नाते उन्हें यह महसूस होता था कि उन्होंने इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म के लिए भी खुदा से जुदाई की राह चुन ली है। भले वह बगैर किसी बोझ के दुनिया में आए, लेकिन इन गुनाहों का बोझ लादकर अगले जन्म के ख्याल भर से उनके पांव हिचक कर पीछे हट जाते। आज़म को लिखे आखिरी खत में उन्होंने याद दिलाने जैसे अंदाज में अपनी विदाई की घड़ी को 3 बार पुकारा है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। औरंगजेब को यह दुनिया छोड़े 300 से ज़्यादा बरस हो गए। वह 1707 की सर्दियों का वक्त था जब महाराष्ट्र के खुलदाबाद में उन्हें बड़ी सादा तरीके से दफनाया गया था। दिल्ली स्थित हुमायूं के शानदार मकबरे या शाहजहां के शाही खर्ची का सबूत देता ताजमहल के बरक्स औरंगजेब की यह कब्र उनके ख्वाहिश के मुताबिक एक सूफी की दरगाह में बड़ी सादगी से बनाई गई, वह भी उनकी पहचान जाहिर किए बगैर। सदियों बाद उन पर संगमरमर का फर्श जड़ दिया गया और साथ ही रेलिंग व पहचान का पत्थर भी। इस नई सज धज के बावजूद औरंगजेब की कब्र की सादगी कब्रिस्तानों में नजर आने वाली भारी भरकम पत्थरों और उनके अपने पुरखों की दुनियावी विरासत के बरक्स एक बड़ा फर्क रचती है। मानो खुद को भुला दिए जाने से उन्हें कोई सब्र हासिल हो जाने वाला हो, पर ये दुनिया उन्हें यूं ही बख्श देने को राजी नहीं। औरंगजेब 21वीं सदी के भारतीय उपमहाद्वीप की यादों में बसी सबसे ज्यादा कांपती हुई तस्वीर हैं। भारत में उनकी हुकूमत को लेकर गर्मा गर्म बहस होती रहती है। उन पर हिंदुओं पे सितम ढाने वाला बाजी कहकर ऐब लगाया जाता है। आधुनिक भारत के चेहरे से औरंगजेब का नामो निशान मिटाने की हालिया कोशिशें, जैसे कि दिल्ली में औरंगजेब के नाम की एक सड़क का नाम बदला जाना, इन वाक्यों ने बादशाह और भारत के इस्लामिक अतीत को लेकर बहसों में एक नई जान फूंक दी है। औरंगजेब मुगल सल्तनत के छठे शहंशाह थे, जिन्होंने एक लंबी चौड़ी सल्तनत पर हुक्मरानी की थी। हालांकि भारत के बाहर की दुनिया मुगलों को शायद ही याद करती है, पर एक ज़माना था जब वो सम्मोहन और धाक का विषय थे।
मुगल हुकूमत की आबादी ने 1600 तक यूरोप को पीछे छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, दौलत के मामले में भी मुगलों का कोई सानी न था। औरंगजेब की ताकत 1658 में उभरनी शुरू हुई। वारिसान जंग के उन खूनी मंजर के बीच जिसमें उनके 2 भाई मारे गए, तीसरे भाई को जिला वतन करके बर्मा भेज दिया गया और वालिद को कैद करने के बाद औरंगजेब ने खुद को नाम दिया आलमगीर, माने दुनिया फतह करने वाला। हुकूमत के 49 बरस वो अपने इस नाम को सच करते हुए जिए। एक के बाद एक दूसरे इलाकों को फतह करते गए ता जिंदगी व दुनिया भर के लोगों के ख्यालों की डोर पकड़े रहे। 1675 में इंग्लैंड के राज कवि जॉन ड्राइडन ने मुगल हुकूमत पर औरंगजेब नाम से वीरसस की एक ट्रेजेडी लिखी। इसी दौरान बेहिसाब यूरोपी यात्री हिंदुस्तान की ओर चल पड़े, जिनमें से बहुतों को मशहूर बादशाह औरंगजेब आलमगीर को सुनने का मौका भी मिला। ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी सौदागरों ने हिंदुस्तान की जेबें खोलने के इरादे से मुगल दरबार के फेरे काटने शुरू कर दिए और कारोबारी करारनामों से अपनी झोलियां भरी। मुगलों की नज़र में ये यूरोपी छोटी मछली बड़ थे, माने बहुत मामूली से। अपने पुरखों की तरह औरंगजेब भी मुगलिया हुकूमत के बंदोबस्त में पहले से मुस्तैद थे। 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस हुकूमत की दौलत, शोहरत और ठाट बाट का व यहाँ के मजहबों और तहजीबों का खासा नाम था। औरंगजेब इतिहास का एक ऐसा तार है जिससे आज भी बिजलियाँ और चिंगारियाँ फूटा करती हैं। औरंगजेब की जो आधुनिक तस्वीर है उसमें सच कम कल्पना ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उसके इर्द गिर्द फैले मिथकों के इस झाड़ झंकार को साफ कर सकें तो हम 17वीं सदी के हिंदुस्तान की इस मनीखेज सियासी शख्सियत को सामने ला पाएंगे। लेकिन चूंकि बीते हुए दौर की ओर मुड़ने की राह कहीं और से नहीं वर्तमान से ही होकर जाती है, इसलिए सबसे पहले मैं आज के दौर के औरंगजेब की ओर रुख करता हूँ। उसके बाद मैं उस शख्स को समझने समझाने की कोशिश करूँगा जो न केवल अपने वक्त की पैदावार था बल्कि एक ऐसा बादशाह भी था जिसने अपने वक्त को भी आकार दिया। सन 2015 यह साल औरंगजेब के लिए बड़ा बुरा साबित हुआ। इस पूरे साल ये बहस चलती रही, क्या दिल्ली की एक खास सड़क से औरंगजेब का नाम हटा दिया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि इस बहस की शुरुआत एक स्थानीय सिख समुदाय ने की। उन्होंने सबसे पहले यह ख्याल उछाला कि औरंगजेब वो जुल्मी तानाशाह और मुजरिम था जिसने अपने जबर और जोर पर भारत में तंग दिल, वाहिशाना और बर्बर किस्म के जुर्म ढाए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ सांसद भी इस गाड़ी में कूदकर सवार हो गए और उन्होंने भी इस दर्दनाक पन्ने को फाड़ देने के लिए या कम से कम उस मुजरिम बादशाह का नाम शहर की सड़क से हटा देने के लिए अपनी निजी आपत्तियां जारी कर दी, जो कि उनकी नज़र में दिल्ली के इतिहास का सबसे दर्दनाक पन्ना था। अगस्त 2015 में दिल्ली के अधिकारियों ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के नाम पर इस सड़क को नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड देने के लिए हामी भर दी। हफ्ते भर बाद शहर के कर्मचारी रात के सन्नाटे में कुलबुलाते हुए बाहर निकले और सड़क पर लगा औरंगजेब के नाम का बोर्ड छेनी से काट डाला। हिंदुस्तान का बादशाह होने के नाते औरंगजेब ने अपनी जिंदगी को कुछ खास वसूलों और तयशुदा ख्यालों के गिर्द बुना था। वो एक इंसाफ परस्त बादशाह बनना चाहते थे, एक भला मुसलमान बनना चाहते थे, मुगलिया रस्म रिवाज को सहारा देना चाहते थे। इंसाफ के बारे में औरंगजेब आलमगीर का नज़रिया व्यापक इस्लामिक तहजीब के रंग में ज़बरदस्त तरीके से रंगा था, लेकिन उनका इल्म दीन से ज़्यादा लेना देना न था। औरंगजेब अपने से पहले के मुगल बादशाहों से प्रभावित थे और उन्होंने खुद को उनके सांचे में ढाला था। औरंगजेब के बारे में तमाम दिलचस्पी इस बात से पैदा होती है कि उन्हें लेकर हम तथ्यों का कैसा घाल मेल करते रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके बारे में जो चीज़ मायने रखती है वो है कहानी। तफसील और बारीकी से की गई रिसर्च के बुनियाद पर खड़ी इस कहानी के जरिए हमने कोशिश की है कि हम औरंगजेब को एक ऐसे शहजादे के रूप में देख सकें जो शाही खानदान की उठापटक की जाल में ऐसा उलझा कि उसी जाल ने उसकी ज़िंदगी के शुरुआती बरस नक्श किए और उसके बाद एक ऐसे बादशाह के तौर पर उसे रचा जो ज़मीन, ताकत और इंसाफ की भूख का मारा था। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के अगले एपिसोड में हम हिंदुस्तान के शहजादे के रूप में औरंगजेब की ज़िंदगी के शुरुआती बरस यानी कि उनके बचपन को परखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर दें। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।